नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ये रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीरीज चलाई जा रही है। इसमें कई क्लासेस हो चुकी हैं, 29 क्लासेस हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 30 है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, हम इसमें डिस्कस क्या करते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये PYQ पर आधारित है, यानी कि पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स के भी रहते हैं और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम डिस्कस करते हैं, स्टैटिक जीके का। तो बने रहिए, एक ही क्लास में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। बहुत ही छोटी क्लास होती है, मात्र आधा घंटे की क्लास होती है, लेकिन ये रेगुलर होती है, रेगुलर रात को 8 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना कोई देरी किए। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। उत्खनन साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? यानी कि जो एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है, उसमें जो एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, उसके बिहाफ पर जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों को पालना। तो पशुपालन की जो शुरुआत है, पशुपालन की शुरुआत के जो एविडेंस हैं कि कहाँ सबसे पहले पशुपालन शुरू किया गया था, तो वो किस काल में हमें प्राप्त हुआ है पशुपालन से रिलेटेड एविडेंस? लोअर पैलियोलिथिक एज में, या मिडिल पैलियोलिथिक एज, या अपर पैलियोलिथिक एज, या मीजोलिथिक पीरियड? तो ध्यान रखना, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है वो मध्य पाषाण काल में इसके साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एविडेंस मिला है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो गई थी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो साक्ष्य है पशुपालन से संबंधित, कौन सी जगह पर मिले हैं? तो पहला याद रखेंगे आदमगढ़। आदमगढ़ ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये साक्ष्य मिले हैं। दूसरा बागौर, दूसरी जगह कौन सी है? बागौर, ये राजस्थान में है, भीलवाड़ा राजस्थान। तो यहां पे इन दोनों जगह पर हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? पशुपालन यानी कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया था इंसानों ने, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था इंसानों ने। ये मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक टाइम पीरियड पे हमें इन दो जगह से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चला है कि मीजोलिथिक टाइम पीरियड में ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब यहां पे ये जो कैटेगरी है ये प्री हिस्ट्री की है। क्या? एक चीज बता देता हूं आपको, जो मेजरली हम इतिहास को क्या क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्री हिस्ट्री आता है, प्री हिस्ट्री, और दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री का मतलब है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहेंगे इसको? प्रागैतिहासिक काल। और इसको आदैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल कहते हैं इसको, और ये ऐतिहासिक काल है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या है कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसके लिखित साक्ष्य यानी कि रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है इसमें लिखित साक्ष्य है, इसमें लिखित साक्ष्य है, लेकिन इनकी जो भाषा है, लिपि,
वो समझने योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं है, या हम उसे समझ नहीं सकते। ऐसी लिपि भाषा स्क्रिप्ट लिखी गई है। ऐतिहासिक काल, इसको हम समझ सकते हैं, रिटन एविडेंस भी है, हम उसे पढ़ भी सकते हैं। इसमें ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्यकालीन, जो इतिहास हम पढ़ते हैं 3 कैटेगरी में, और आधुनिक, ये शामिल हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमें कहाँ मिला है? मध्य पाषाण काल में इसके साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा है? मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा है? बता दें जल्दी। मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा अनाज उगाया? तो गेहूं यानी कि वीट, चावल, जौ या ज्वार। तो ध्यान रखना, बार्ले, बार्ले सबसे पहले उगाया। बार्ले यानी कि जौ, जौ सबसे पहले उगाया मनुष्य ने। और ये बात है 8000 बीसी की। कब? 8000 बीसी, 8000 बीसी की बात है ये। ठीक है, और ये वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में देखने को मिला। कहां पर? वेस्टर्न एशियन कंट्रीज। 8000 बीसी में वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, है ना, और ईरान, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो हमें जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला या उगाया जाने वाला पहला अनाज कौन सा है? तो वो जौ है, बार्ले है। ध्यान रखेंगे, 8000 बीसी। उस स्थल का नाम बताइए जहां बसे हुए जीवन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। यानी कि सेटल्ड लाइफ, बसे हुए जीवन, सेटल्ड लाइफ के एविडेंस हमें मिले हैं। शुरुआती एविडेंस हमें सेटल्ड लाइफ के मिले हैं। वो कौन सा जगह है? तो धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। कौन सी जगह हमें लाइफ सेटल्ड के एग्जाम्पल, लाइफ सेटल्ड के एविडेंस हमें देखने को मिले हैं? बताओ भाई। तो देखो भाई, धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा इसमें नहीं है। ये जो साक्ष्य मिले हैं जहां पर एक बसे हुए जीवन यानी कि सेटल्ड लाइफ के प्रूफ एविडेंस देखने को मिले हैं इतिहास में, वो साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहां? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। ठीक है, और ध्यान रखना, मेहरगढ़ में ही सबसे पहले गेहूं उपयोग किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं, गेहूं के साक्ष्य भी सर्वप्रथम सबसे पहले यहीं देखने को मिले हैं, मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में हमें सेटल्ड लाइफ का एविडेंस मिला है जो कि बलूचिस्तान में है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। भारत में लगभग कितने गांव हैं? भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो अब कैसे पता लगेगा? तो ये हम सेंसस से ही पता लगा सकते हैं, सेंसस, और वो भी 2011 वाला। ठीक है, तो जो जनगणना हुई, जनगणना हुई 2011 की, उससे ही हमें पता लग सकता है कि कितने गांव थे भारत में। तो कितने गांव थे बताओ? तो 8,40,932। कितने? 8,40,932। कितने गांव थे? 8,40,932 गांव। ये हमें सेंसस 2011 से पता लगा है। अगला सेंसस जो होगा तो ये आंकड़े अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल 2011 के सेंसस को आधार मानकर हम देखें तो 8,40,932 गांव हैं। यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही।
ध्यान रखेंगे, जनगणना से प्रश्न 2-3 पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जनगणना से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जनगणना 2011 का एक सारांश आपको पढ़ना है, याद रखना है। सारांश यानी कि समरी। अब पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन समरी याद रखनी है। जैसे कुछ पैरामीटर्स पर, यानी कि लिटरेसी, यानी कि शिक्षा के मामले में कौन सा जिला सबसे ऊपर है, कौन सा जिला सबसे नीचे है, कौन सा स्टेट सबसे ऊपर है, कौन सा स्टेट सबसे नीचे है। ठीक है, शिक्षा के मामले में ही प्रश्न बनेंगे। मेल और फीमेल को लेकर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और इसमें भी शहरी क्षेत्र कौन सा है जो लिटरेट ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है जो लिटरेट ज्यादा है, कम कौन सा है, जो शिक्षा को लेकर। और जो आपका मेल फीमेल रेशियो है, लिंगानुपात, मेल फीमेल रेशियो यानी कि लिंगानुपात, तो लिंगानुपात के बारे में प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो स्वाभाविक रूप से पूछे जाते हैं। और जनजातीय समुदाय, जनजातियां सबसे ज्यादा कहां रहती हैं, जनजातियां, तो इसके लिए सबसे टॉप पर जिला कौन सा है, कौन सा जिला है जहां कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो वो मध्य प्रदेश का जिला है भिंड, यहां पे जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक, ध्यान रखेंगे ये। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। पहले आप देख लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो ये एक लैटिट्यूड होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जैसे ये देखिए यहां, एक सेकंड, यहां देखो, ये जैसे ये एक लाइन है, इसे बोलेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री बोलेंगे। और वैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है इसका, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे दोस्त इसको, भूमध्य रेखा कहेंगे। अब इसी के जस्ट ऊपर लाइन होती है एक, उसकी डिग्री होती है 23.5। ठीक, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब ये जो ऐसे सेंटर में लॉन्गिट्यूड वाली लाइन होती है, तो इधर तो हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, तो इंडिया जो है यहां लाई करता है ना। तो इंडिया का पूरा हिस्सा ईस्ट में ही आता है, ईस्ट में ही आता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और यहां पूछा है किससे होकर नहीं गुजरती। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है 8 राज्यों में, तो मणिपुर शामिल नहीं है। क्या है, 8 राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है, मणिपुर शामिल नहीं है। ठीक, तो यहां देखो त्रिपुरा और भोपाल। ठीक, ये पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर से निकलता है 82 डिग्री पर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, ये प्रश्न है आपका जिसमें आपको बताने हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है, यानी कि छोर, भारत के छोर, कॉर्नर, कॉर्नर वाले बिंदु कौन से हैं। अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है आपसे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वेस्टर्न मोस्ट, यानी कि वेस्ट का सबसे आखिरी हिस्सा कौन सा है भारत का। तो यहां पे देखो, नॉर्थ में इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख। ठीक है, साउथ में कन्याकुमारी, तमिलनाडु लास्ट पॉइंट है।
और इधर आए, सी वाला बाउंड्री भी, सी वाला एरिया भी कवर करें, तो इंदिरा पॉइंट साउथ में है, ये है, और ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट, ये भारत का है लेकिन ये आता पूरा ईस्ट में ही है, आएगा पूरा ईस्ट में ही, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, भारत यहां लाई करता है तो आता तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन अगर साइड दिशा वाइज देखें तो ये वेस्ट वाला हिस्सा, ये ईस्टर्न, तो भारत का वेस्ट वाला पार्ट कौन सा है, तो गुजरात का है, गुजरात का है, गुलर मोदी है ना गुजरात का, वैसे ये पूरा है ईस्ट में, तो ईस्ट ही लगेगा। यहां देखो सी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात, तो ये जो गुजरात वाला एरिया है इंडिया के डायरेक्शन में देखें दिशा वाइज तो ये वेस्ट में पड़ रहा है, लेकिन अगर ग्लोब पे देखें हम तो पूरा इंडिया ईस्ट में ही आता है, ठीक, तो इसकी जो डायरेक्ट जो डिग्री है वो कितनी होगी, 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में है, देखो ये अर्थ हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इंडिया यहाँ पे है, तो ये ईस्ट में ही आता है, ये पूरा इंडिया ईस्ट में आएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, उस स्थान का नाम बताओ भारत में, भारत में उस स्थान का नाम बताओ जिस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, जिस स्थान पर बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर, अरब सागर प्लस हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये तीनों मिल जाते हो, भारत का वो स्थान का नाम बताओ जहां ये तीनों मिल जाते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम। 7वां प्रश्न, तो देखो भाई कन्याकुमारी, यहां देखो, ये यहां पे देखें, ये जो है कन्याकुमारी, तो ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी, ये वाला हिस्सा हो गया बंगाल की खाड़ी, ये भी यहां मिल रहा है, ये हो गया अरब सागर, अरब सागर, और बाकी पूरा इंडियन ओशियन है ये, ठीक है, हिंद महासागर, तो ये पॉइंट है आपका, तो आंसर क्या होगा इसमें, कन्याकुमारी, 7वें का आंसर होगा क्या, कन्याकुमारी वो जगह है जहां पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या, पहला, असम शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश, असम जो है अपना बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, असम जो है अपना बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, बताओ भाई जल्दी, करता है बांग्लादेश के साथ शेयर, मैप में देख के बताओ, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, तो पहला बिल्कुल सही है, ये है असम, ये पार्ट है असम, और मैं पेन चेंज करता हूं, ये पार्ट है भूटान और ये पार्ट है बांग्लादेश, ठीक, तो ये जो असम है ये दोनों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, सीमा मिलती है। दूसरा, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड नेपाल, ये जो वेस्ट बंगाल है वो भूटान के साथ बॉर्डर और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो बिल्कुल सही है, ये नेपाल वाला हिस्सा है, शेयर करता है। तीसरा, मिजोरम शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार, जो मिजोरम है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। Who was the chairman of the National Flag Committee, जो राष्ट्रीय झंडा समिति बनी थी,
यहां समझिए थोड़ा सा। संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो संविधान सभा का मुख्य कार्य था भारत का संविधान बनाना, भारत का संविधान बनाना। ये संविधान सभा का मुख्य कार्य था। ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और काम करती थी संविधान सभा, वो है कानून बनाने का। कानून बनाने का काम भी संविधान सभा का था। कब तक? जब तक कि संसद ना आ जाए, यानी कि आम चुनाव ना हो जाए। ठीक। तो संविधान सभा को संविधान बनाने का काम दिया गया, तो इसके लिए संविधान सभा के अंडर में कई कमिटीज का गठन हुआ, कई समितियों का गठन हुआ। हर समिति को अलग अलग कार्य सौंप दिया गया और वो काम उनको टाइम पे कंप्लीट करना था। तो ऐसे ही अलग अलग समिति बनी। उसमें से एक समिति थी ये नेशनल फ्लैग कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय झंडा समिति। राष्ट्रीय झंडा समिति, ये एक कमेटी थी। ठीक है, नेशनल फ्लैग कमेटी। अब आपसे पूछ रहा है चेयरमैन कौन था इसका? नेशनल फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसी ही एक कमेटी बनी थी, वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी एक। यानी कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जो संविधान सभा की बनी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एक और कमेटी थी, एक यूनियन पावर कमेटी। एक कमेटी बनी थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखना है, कुछ कमिटीज हैं संविधान सभा के। अब यहां देखो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है आपके लिए। देयर वर 2 फ्लैग कमिटीज मेंशन्ड इन द इंडियन हिस्ट्री। 2 फ्लैग कमेटी का जिक्र भारतीय इतिहास में है। एक है फ्लैग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 अप्रैल 1931। 2 अप्रैल 1931 को एक फ्लैग कमेटी बनी थी कराची सेशन में, और चेयरमैन उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उस सेशन के। दूसरी बनी एन एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग ये 23 जून 1947 को बनी, जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। तो 1931 वाली से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी उसके बाद जो कमेटी बनी वो उसके बारे में पूछा गया है। तो संविधान सभा के बनने के बाद जो 23 जून 1947 को कमेटी बनी फ्लैग पर, उसे उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, क्लियर? Who amongst the following advised that Indian National Congress should be disbanded as a political party after independence of India? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को डिसबैंड यानी कि खत्म कर देना चाहिए आजादी के बाद? कारण उन्होंने बताया कि कांग्रेस का गठन हुआ था देश को आजादी दिलाने के लिए। देश को आजादी मिल गई, तो देश को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मकसद था आजादी दिलाना। आजादी मिल गई, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक पार्टी बनी थी, स्वतंत्रता मिल गई, तो स्वतंत्रता मिल गई यानी कि मकसद पूरा हो गया, तो जो कांग्रेस है उसको डिसबैंड कर देना चाहिए आजादी के बाद। ये महात्मा गांधी ने
कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। अब ये करंट अफेयर्स का कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए। पीएम युवा 3.0 क्या है ये? प्रधानमंत्री युवा 3.0। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 यानी कि यंग अपकमिंग और वर्सेटाइल ऑथर्स लॉन्च किया है। क्या है ये? तो यह लेखक मेंटरशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 30 वर्षों से कम उम्र के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना है। 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं और जो लेखक हैं उनको ट्रेनिंग देना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। उद्देश्य क्या है इसका? तो पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। इसको इंप्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी ना, आपने सुना होगा, एनबीटी की काफी किताबें आती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट इसको इंप्लीमेंट करेगी। कुल 50 लेखकों का चयन निम्नलिखित विषयों पर आयोजित एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। टोटल 50 टीचर इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। क्या आधार होगा उसका? तो राष्ट्रीय निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, आधुनिक भारत के निर्माता। चयनित पुस्तकों को एनबीटी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। इससे सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भावना को मजबूत किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है उसको मजबूती मिलेगी। ठीक है भाई, आगे देखें। अपार क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री फुल फॉर्म पूछा जाता है करंट के बिहाफ पे एग्जाम में। अपार क्या है? अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, आईडी, अपार आईडी। तो डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं के कारण अपार आईडी प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं। क्या है ये अपार आईडी? यह भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह 12 अंकों का एक विशिष्ट कोड होता है। यह आईडी विद्यार्थियों को अपना स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री जैसे सभी शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करता है। यह केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का हिस्सा है। केंद्र सरकार की जो इनिशिएटिव था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की पहल का हिस्सा है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ही अनुरूप है। लाभ क्या है इससे? यह विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवेश आसान बनाता है। यह विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों को अपनी पसंद के हिसाब से शिक्षा का मार्ग चुनने के लिए सशक्त बनाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। गीत गवई, गीत गवई क्या है? तो मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री अभी मॉरिशस गए, तो मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति गीत गवाई के साथ किया गया। बिहारी संस्कृति का एक गीत है गीत गवई, उसी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या है ये गीत गवई? यह विवाह पूर्व समारोह है। विवाह से पहले समारोह होता है एक। इसमें अनुष्ठान, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं। इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है। इसका प्रदर्शन मॉरिशस में भारतीय मूल के भोजपुरी भाषी समुदायों द्वारा किया गया है। परिवार की महिला सदस्य और पड़ोसी इसमें शामिल होते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक। ढोलक से ये समारोह होता है। इसका प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से भी किया जा सकता है और वर्तमान में पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 आई है। तो बड़ी संकट की स्थिति है। दिल्ली की हालत बहुत ही खराब है पॉल्यूशन को लेकर। तो IQ एयर ने 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट 2024 में विश्व में वायु गुणवत्ता की स्थिति का मूल्यांकन करती है। कुल 7 देशों ने WHO की वार्षिक औसत PM 2.0 गाइडलाइन को पूरा किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। WHO के अनुसार वायु में सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM 2.0 की वार्षिक औसत मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2024 में 5 सर्वाधिक प्रदूषित देशों में चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत 5वें नंबर पर आता है दुनिया में देश के मामले में।
दिल्ली अब भी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है और भारत का बर्नीहाट असम 2024 में सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र रहा है। ओशिनिया विश्व का सबसे अच्छा क्षेत्र है। ओशिनिया जो है वर्ल्ड का सबसे बिना प्रदूषित वाला क्षेत्र है। तो ध्यान रखिए, फैक्ट क्या याद रखने हैं, सब विश्व में जो जितनी राजधानी है उसमें दिल्ली टॉप पर है, और अगर महानगर की बात करें तो उसमें भी भारत का बार्नीहाट जो कि असम का है वो टॉप पर है। ठीक है, तो टोटल 20 शहरों को चुनकर ये रिपोर्ट जारी की है। उन 20 शहरों में जो है ये बार्नीहाट असम का टॉप नंबर पे, दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है, और टोटल 20 शहरों में भारत के 13 हैं, भारत के 13 हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस, फैक्ट्स। आई होप क्लास पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।